हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मार ट्यूटोरियल्स। ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम करने वाले हैं वॉल्केनो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और रिसेंट में इससे कई सारे क्वेश्चंस जो है वो हमको देखने को मिले हैं एनडीए सीडीएस, और कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बड़ी ही अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वॉल्केनो की डेफिनेशन की वॉल्केनो होते क्या है। तो अगर सिंपल सी हम प्रोसेस समझे, तो अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझना हो तो अर्थ के क्रस्ट पे कई बार ऐसे वेंट बन जाते हैं, ऐसे छिद्र बन जाते हैं जिनसे मैग्मा जो है वो बाहर आने लगे, या कहें कि लावा जो है वो बाहर आने लगे। उसको हम क्या कह देते हैं? वॉल्केनो। ये एक जनरल लैंग्वेज में हो जाती है चीज। लेकिन अगर एक डेफिनेशन के रूप में इसको हम समझेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि वेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लेनेट और सैटेलाइट। अब ये मुद्दा यहाँ पे याद रखना अपने को कि सिर्फ अर्थ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। कई सारे प्लैनेट्स पे, कई सारे सैटेलाइट्स पे हमको ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मार्स पे भी हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। और जुपिटर के कई सारे जो अलग अलग हमारे पास में रॉकी सैटेलाइट्स हैं, उन पे हमको ये प्रोसेस देखने को मिलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस। तो जनरली अर्थ के क्रस्ट पे या प्लेनेट या किसी और सैटेलाइट के क्रस्ट पे जब हमको वेंट देखने को मिलता है और इसी वेंट से मॉल्टन रॉक जो है वो बाहर निकल के आए, या हॉट रॉक फ्रेगमेंट्स जो है वो बाहर निकल के आए, या हॉट गैसेस जो है वो बाहर निकल के आए, तब हम उनको क्या कह देते हैं कि ये क्या होता है? एक वॉल्केनो। तो अगर एक छोटी डेफिनेशन करके इसको समझें तो वॉल्केनो इज वेंट फ्रॉम विच molten rock, hot rock fragment, and gases, smoke and dust erupts out is known as volcano. अब वॉल्केनो वर्ड की अगर हम बात करते हैं, इसका ओरिजिन अगर देखते हैं तो ये एक ग्रीक या कहें कि एंशियंट रोमन देवता जो है, जो कि फायर और मेटल वर्किंग के देवता थे, उनका नाम हुआ करता था वल्कन। तो इसी वल्कन से उनका नाम निकल के आया, या कहें कि वॉल्केनो जो है ये नाम लिया गया है। अब वॉल्केनो की जो स्टडी होती है और उसके अन्य जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्केनोलॉजी। द स्टडी ऑफ वॉल्केनोज एंड देयर प्रोडक्ट इज नोन एज वॉल्केनोलॉजी। फॉर एग्जांपल, हमने लावा की स्टडी की है तो वो हम किस में पढ़ेंगे? वॉल्केनोलॉजी में। हम वॉल्केनो की डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे तो वो भी हम किस में पढ़ेंगे? वॉल्केनोलॉजी में। इसके अलावा इसमें से निकलने वाली ऐश, इसमें से निकलने वाला स्मोक, रॉक फ्रेगमेंट्स, उन सभी की स्टडी हम किस में करेंगे? तो वॉल्केनोलॉजी में करेंगे। तो ये बात हो जाती है हमारी एक जनरल इंट्रोडक्शन की वॉल्केनोज के बारे में। अब नेक्स्ट हम समझेंगे अलग अलग टाइप्स के वॉल्केनो, यानी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। अब टाइप्स ऑफ वॉल्केनो या कहीं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनो हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो हम तरीका देखने वाले हैं वो हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ वॉल्केनो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शंस, जो बार बार उसमें इरप्शंस होते हैं या इरप्शंस का टाइम पीरियड कैसा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो हमारे पास में तीन अलग अलग टाइप मिलती है। सबसे पहली हमको मिलती है एक्टिव, दूसरी हमको मिलती है डॉर्मेंट, और तीसरा हमको मिलता है एक्सटिंक्ट। ये तीन टाइप हमको मिलती है, जिसमें हम पहली पढ़ेंगे एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में। अब एक्टिव वॉल्केनोज सबसे ज्यादा इरप्शंस जो है वो शो करते हैं, यानी वो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं। और जनरली हमको ये जो मिलते हैं वो कहाँ मिलता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। अभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है वॉल्केनोज का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनमें एक्टिविटी जो होती है ना, जनरली वो किनके मूवमेंट पे या कोलिजन पे डिपेंड करती है? तो प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। और जनरली इनमें हमको क्या देखने मिलता है? कुछ सालों के अंदर या कुछ समय के अंदर एक लंबे समय तक के लिए यहाँ पे इरप्शन देखने को मिलेगा। अब जनरली हम इरप्शन को किससे कंपेयर कर लेते हैं कि उसमें से लावा ही बाहर आ रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि लावा उसमें से बाहर निकलता रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लावा के अलावा कई सारी चीजें, जैसे कि रॉक फ्रेगमेंट्स का बाहर आना भी क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटी। इसके अलावा अगर कंटिन्यूस उसमें से स्मोक भी बाहर निकल के आ रहा है तो भी हम उसको क्या मानेंगे कि वो एक वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो ये टाइप के वॉल्केनो हमको क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉल्केनो। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हमको मिलता है किलाउ वॉल्केनो।
ठीक है, जो कि हमको कहाँ मिलेगा, हवाई आइलैंड्स पे मिलेगा। इसके अलावा सांता मारिया जो कि ग्वाटेमाला में मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे वॉल्केनोज हैं जो एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें मिलता है स्ट्रोम्बोली, जो कि कहाँ पे मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी में। इसके अलावा और भी कई सारे हैं जैसे कि विसुवियस, एटना। तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, हमारे एक्टिव वॉल्केनो के। अब एक्टिव वॉल्केनो के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली टाइप जो है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुए, यानी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, लेकिन अभी इनमें कोई रीसेंट हिस्ट्री में हमको इरप्शन भी देखने को नहीं मिला है। यानी कह सकते हैं कि 30 से 50 साल या उससे ज्यादा हो चुका है इनके इरप्शन को। लेकिन एक चीज है कि ये कभी भी फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, तो ये पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं हुए हैं, इनमें अभी इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में या पॉसिबल है कि आगे फ्यूचर में इसमें इरप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हमें इसमें मिलता है माउंट किलिमंजारो। अब माउंट किलिमंजारो को कई जगह पे डोरमेंट में शामिल किया हुआ है और कई जगह पे इसको एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में भी शामिल किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक विवाद वाली स्थिति बन जाती है। तो याद रखिएगा कि ये किलिमंजारो जो है ये कहाँ मिलता है, तंजानिया में। अब इसकी एक और चीज की ये हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ पे, अफ्रीका में, और ये कौन से टाइप का हो जाता है, डोरमेंट टाइप का। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे डोरमेंट वॉल्केनोज हमको देखने को मिलते हैं, जैसे माउंट फूजी जो कि जापान में है, वो एग्जाम्पल हो जाता है डोरमेंट का। इसके अलावा लास्ट जो हमारी टाइप है वो है एक्सटिंक्ट या इनएक्टिव वॉल्केनोज। अब एक्सटिंक्ट या इनएक्टिव वॉल्केनो की सीरीज की अगर बात करते हैं तो इनमें कई लंबे समय से कोई भी इरप्शन नहीं देखा गया और ना ही ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लग रही है कि आगे फ्यूचर में इनमें किसी टाइप का इरप्शन हो। तो ऐसे सभी वॉल्केनोज हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमको इंडिया में देखने को मिलता है कौन सा, दिनोदर हिल वॉल्केनो। इसके अलावा एक और इंडिया में हमको डोरमेंट का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वो है नारकोडम आइलैंड पे। इंडिया में ही अगर हम बात करें एक्टिव वॉल्केनो की तो वो मिलता है हमको बैरन आइलैंड में। ठीक है, तो इंडिया में एक ही जगह है जहां पे एक्टिव वॉल्केनो मिलता है, वो कौन सा हो जाता है हमारा, तो वो रीजन या वो आइलैंड जो है वो क्या कहलाता है, बैरन आइलैंड। और डोरमेंट की अगर बात करते हैं तो नारकोडम आइलैंड, और एक्सटिंक्ट की बात करते हैं तो दिनोदर हिल्स जो है वो गुजरात में हमको मिलेगी। इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल हमको एक्सटिंक्ट में देखने को मिलेंगे, जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे तब इसमें अच्छे से और आगे की बात करेंगे। अब दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन हो जाता है इनके नेचर ऑफ इरप्शन पे। तो अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बात करें तो हमारे पास हो गए तीन टाइप, कौन से, पहला एक्टिव, दूसरा डोरमेंट और तीसरा इनएक्टिव या एक्सटिंक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास में लगा जाती है सबसे पहली टाइप हमको मिलती है इनके नेचर ऑफ इरप्शन पे, शील्ड वॉल्केनो। अब शील्ड वॉल्केनो की खास बात क्या है कि ये वर्ल्ड के सबसे बड़े यानी सबसे लार्जेस्ट टाइप के वॉल्केनोज होते हैं और बहुत ही जेंटलेस्ट टाइप के वॉल्केनो। जेंटलेस्ट मतलब कि इनमें जो इरप्शंस होते हैं वो ऐसे धमाकों के साथ नहीं होते हैं, जनरली उनमें से बस लावा जो है वो पोर करता रहता है या स्मोक जो है वो निकल के बाहर आता रहता है। और जनरली इनमें से कौन सा टाइप का लावा मिलेगा अपने को, बेसाल्टिक लावा। यहाँ पे सिलिकॉन की जो इस लावा में अगर बात करें क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, उस वजह से यहाँ इरप्शंस जो है वो ज्यादा तेज नहीं हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना। और जनरली लावा जो है वो कौन से टाइप में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, फाउंटेन लाइक मैनर। ठीक है, और साथ ही किसकी फॉर्मेशन होती है, सिंडर कोन का फॉर्मेशन होता है। सिंडर कोन यानी एक ऐसा हिस्सा जो आपको वेंट के आसपास दिखाई देगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंडर कोन, जहां से कौन निकल के बाहर आ रहा है, लावा जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हवाईयन वॉल्केनोज जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज का, शील्ड वॉल्केनो का। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के वॉल्केनो जो हमको मिलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो जो है ना वो जनरली कैसे देखने को मिलते हैं, इनमें जो लावा का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी हम कहें कि वो अन्य जो वॉल्केनोस हैं उनसे कंपेयर करने पे ये थोड़े से ज्यादा कूल होते हैं या ठंडे होते हैं। साथ ही लावा की कंसिस्टेंसी अगर हम देखते हैं तो थिकर होती है अगर शील्ड वॉल्केनो से कंपेयर करें तो। और साथ ही इनमें एक्सप्लोजन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है किनसे कंपेयर करने पे, शील्ड वॉल्केनो। साथ ही एक्सप्लोजन में
ऐश जो है वो भी बाहर निकल के आती है, राख बाहर निकल के आती है, और कई सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो बाहर निकल के आता है। अब ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल को हम सीधे तौर पे एक डेफिनेशन में अगर बताएं तो ऐसा सभी मटेरियल जो वॉल्केनिक इरप्शन के समय बाहर निकल के आ रहा है, उन सभी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? पायरोक्लास्टिक मटेरियल। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास मिलता है मेयन वॉल्केनो फिलीपींस में, माउंट फूजी जापान में, माउंट रीनर वॉशिंगटन या यूएस में। ऐसे कई सारे एरियाज, और जनरली हमको कहाँ मिलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे। तो ये बात होती है हमारी कंपोजिट वॉल्केनो की। कंपोजिट वॉल्केनो के बाद अगला वॉल्केनो हमको मिलता है कल्डेरास। अब कल्डेरास जो होते हैं ये जनरली बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन वाले वॉल्केनो होते हैं, यानी मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप के वॉल्केनोज में गिने जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी कल्डेरास बनते हैं उनमें जब जब इरप्शन होता है तो वो अंदर की ओर गिरते हैं, ना कि बाहर की ओर उनका क्रेटर जो है वो गिरेगा। तो याद रखना कि इसमें कोलैप्स जो होगा वो इनवर्ड होगा, ना कि आउटवर्ड होगा। और जब ये होगा तब वहां पे हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डिप्रेशंस बनेंगे, और उन डिप्रेशंस को ही हम क्या कहते हैं? कल्डेरास। अब जनरली इन्हीं कल्डेरास में जब इनएक्टिविटी आ जाती है, तो जब इनमें वाटर स्टोरेज होने लग जाता है, तब इन्हीं से कौन सी लेक बनती है? क्रेटर लेक या कार्डिलेरास, या सॉरी कार्डिलेरस लेक जो है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगली टाइप हमें मिलेगी वो होगी फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। अब फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के पहले हमको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि जितना भी लावा है वो डिपेंड करेगा कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब कंसिस्टेंसी पे उसका फ्लो डिपेंड रहेगा। अब एसिडिक लावा होगा, यानी जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाएगी वो एसिडिक हो जाएगा, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वो नॉन एसिडिक हो जाएगा। तो जब एसिडिक लावा होता है तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक होती है, और थिकनेस के कारण ये ज्यादा फ्लो नहीं कर पाते। अब जब इसमें थिकनेस कम होगी तब वहां पे आप देखोगे कि इसमें फ्लो जो है वो लंबी दूरी तक होगा। अब ऐसे एरियाज में, जनरली फ्लड बेसाल्टिक एरियाज में, हम ये चीज देखते हैं कि लावा जो है वो कम विस्कोसिटी या थोड़ा सा कम थिक होता है, जिसकी वजह से दूर तक फ्लो करता है। और जब ये दूर तक फ्लो करेगा तो ये बहुत बड़े एरिया को या एक वास्ट एरिया को क्या करेगा? कवर करेगा। किस में? लावा में। और इसी के कारण जो एक पूरा एरिया कवर होगा उसे हम क्या कहेंगे? फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, या इसी को हम बोलते हैं ट्रैप्स। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में हम देखते हैं डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है। लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास में, लास्ट टाइप आ जाती है मिड ओशियन रिजेस। अब मिड ओशियन रिजेस में ऐसी चीज याद रखना कि जहां जहां पे हमको क्या मिलना है? ओशन मिलना है, उनके फ्लोर पे एक लंबी सी हमारे पास में जब फॉल्ट क्रिएट होती है, उस फॉल्ट में से लावा जो है बाहर आता रहता है, और वो लावा धीरे धीरे क्या होता रहता है? जमता रहता है। उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका? रिज का। और ऐसी ही जगहों पे हमको क्या देखने को मिलते हैं? मिड ओशियानिक रिजेस देखने को मिलती है। और ये मिड ओशियानिक रिज कई हजार किलोमीटर में फैली हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको मिलता है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में मिड मिड अटलांटिक रिज जो कही जाती है वो हमें मिलती है। इसके अलावा इंडियन ओशन में 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल मिलती है। तो ये बात हो जाती है हमारी अलग अलग टाइप्स की, किसके हिसाब से? तो इनके फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के जो इरप्शन है, या जिसमें ज्यादा इरप्शन हो रहा है, तेज इरप्शन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके हिसाब से। अब आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस अराउंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे हमारे पास में जो अलग अलग वॉल्केनोस हैं उनको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास में तीन बेल्ट हमको मिलते हैं। पहला बेल्ट है सरकम पैसिफिक बेल्ट, दूसरा बेल्ट आ जाता है हमारे पास में मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और तीसरा आ जाता है मिड अटलांटिक बेल्ट। अब पहले हम शुरू करेंगे सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में। सरकम पैसिफिक बेल्ट की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो हमारा एक हिस्सा हो जाता है, देखिए यहाँ एक छोटे से डायग्राम के साथ हम सब समझ लेते हैं इसको, कि ये हो जाते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले रीजन।
इधर हमको मिलता है एशिया का साइबेरिया वाला रीजन और कुछ एरिया। यहाँ पे हमको मिल जाता है मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। अब इन तीनों के बीच में ये जो पूरा एरिया बनता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें तो ये कहाँ मिल रहा है अपने को, नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट पे, साउथ अमेरिका के कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई सारे रीजन्स में। अब देख लेते हैं इसमें कौन से देश आ रहे हैं। हमारे पास में मिलेंगे यहाँ पे देश की अगर बात करते हैं तो साउथ अमेरिका, एंडीज माउंटेन रेंज आ जाती है, सेंट्रल अमेरिका रीजन आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है, कास्केड माउंटेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, इल्यूशियन आइलैंड्स आ जाते हैं, कमचटका पेनिनसुलर जो है हमको मिलेगा एशियन रीजन में, क्यूरिल आइल्स मिलेंगे, जापान मिलेगा, फिलीपींस, स्लैब्स और न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड और साथ ही साथ न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड। ये इतना सारा रीजन जो है हमको कौन से एरिया में मिलता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि लगभग दुनिया के 60 से 70% जो वॉल्केनो है वो हमें इसी एरिया में मिलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसिफिक जो प्लेट है उससे एशियन प्लेट दूर जा रही है और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट जो है इन तीनों चारों के बीच में क्या बनी हुई है, एक डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री का फॉर्मेशन हुआ है, या कहें कि यहाँ पे हमको कौन सा टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, जिस वजह से यहाँ प्लेट्स के बीच में गैप्स डेवलप हुए हैं, फॉल्ट्स डेवलप हुए हैं और इस वजह से यहाँ पे हमको वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये बात हो जाती है हमारी सरकम पैसिफिक बेल्ट की। अब सरकम पैसिफिक बेल्ट में और भी कुछ चीजें हमें याद रखना है, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड के 80 एक्टिव वॉल्केनोज हमें अभी मिलते हैं देखने को, और साथ ही मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है वो इसी में आके मिल जाता है, यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ के जो वॉल्केनो है उसमें हाई वॉल्केनिक कोन्स दिखाई देंगे, हाई वॉल्केनिक माउंटेन दिखाई देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूशन आइलैंड, हवाई आइलैंड और जापान में मिलने वाले माउंटेन चेंज जो है वो सभी एग्जांपल हो जाते हैं किसका, हाई वॉल्केनिक कोन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स के। साथ ही इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ जनरली हमको क्या देखने को मिल रहा है, सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन किसका हो रहा है कि पैसिफिक प्लेट जो है वो एशियाटिक प्लेट के अंदर की ओर बढ़ रही है। अब इसमें एक सबडक्शन जोन बन रहा है और ये दूर जा रही है किससे, हमारी नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट से। इस कारण यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज जो है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है हमको देखने को मिल रही है। अब अगले बेल्ट्स की अगर बात करते हैं तो हमें मिलता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की अगर बात करते हैं तो ये एशिया के पूरे रीजन में और यूरोप के पूरे रीजन में फैला हुआ है, यानी कॉन्टिनेंट्स में फैला है। अल्पाइन माउंटेन से इसकी शुरुआत होती है, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ये एंटर करता है एजियन सी से, और साथ ही ये एल्ब्रूस माउंटेन और अरारट माउंटेन से होता हुआ हिंदकुश के साथ में निकलते हुए हिमालयन रेंज तक जाता है। यानी यूरोप से लेके एशिया तक का जो रीजन है उसमें हमको कौन सा बेल्ट मिलेगा, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जाके मिल जाता है किसमें, पैसिफिक बेल्ट में। तो ये चीज हमें याद रखना है। और यहाँ पे हमको कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हमको वॉल्केनो के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट जो हमारी बेल्ट है वो है मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट में आप देखोगे कि जो हमारे रीजन्स है, जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, और यहाँ पे हमको मिल गया अफ्रीका, इनके बीच में एक एस शेप में ऐसा एक बेल्ट जो बनता है, इसी बेल्ट को हम किस नाम से जानते हैं, मिड अटलांटिक बेल्ट। और इसी में हमें कौन मिलेगी, मिड अटलांटिक रिज मिलेगी, जहां पे ज्यादातर हमको कौन से टाइप के वॉल्केनो मिलने हैं, तो मिड अटलांटिक वॉल्केनोस, या कहें कि जितने भी सबमर्ज्ड वॉल्केनो है वो हमको यहाँ पे मिलने वाले। अब होता क्या है कि यहाँ जनरली दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर की ओर मूव कर रही है, जिसकी वजह से बीच में फॉल्ट बनी, और इसी फॉल्ट से कौन बाहर आया, लावा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसी एक स्लोप का फॉर्मेशन हुआ है जो कि कई हजार किलोमीटर में हमको फैली हुई दिखाई देती है।
और यही रीजन क्या कहलाता है, मिड अटलांटिक बेल्ट कहलाता है। और इसी में हमको वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेल्ट दिखाई देती है, या कहें सबसे बड़ी रिज दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। तो हमारे पास में ये अलग अलग बेल्ट्स हो जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाते हैं किसके, वॉल्केनो के। अब हम एक बार फटाफट से चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्केनो की हमने डेफिनेशन देखी कि क्या होता है वॉल्केनो। तो एक वेंट या एक होल इन द क्रस्ट ऑफ एनी प्लेनेट, अर्थ और सैटेलाइट, और उसमें से क्या बाहर निकल के आ रहा होता है, लावा जब बाहर निकल के आ रहा है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल जब बाहर निकल के आ रहा होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वॉल्केनो। एक्टिविटी के हिसाब से हमारे पास में वॉल्केनो कितने टाइप के हो जाते हैं, 3 टाइप के हो जाते हैं। पहला मिलेगा हमको कौन सा, एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा हमें मिलेगा कौन, डोरमेंट वॉल्केनो। तीसरा हमें मिलेगा हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब नेचर ऑफ इरप्शन के हिसाब से सबसे पहला कौन सा मिलता है हमको, शील्ड वॉल्केनो। दूसरा कंपोजिट वॉल्केनो। तीसरा हमें मिलेगा कल्डेरास। चौथा टाइप हमें मिलेगा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। पांचवा हमें मिलेगा मिड ओशियानिक रिजेस। तो ये टाइप्स की बात हो जाती है। अब बेल्ट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बेल्ट हमें कौन मिलती है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। उसके बाद मिलती है हमें मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और लास्ट में मिलती है मिड अटलांटिक बेल्ट। तो ये सारी बातें हमारी किसके बारे में हो जाती है, वॉल्केनोज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वो भी कई सारे क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो आज आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें वॉल्केनो के बारे में क्लियर होंगी। थैंक यू। जय हिंद।